सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम 9th क्लास का एक चैप्टर्स लेके आए, बल एवं गति के नियम, फोर्स एवं लॉ ऑफ मोशन। ये जो क्वेश्चन आए हैं हमारे पास में दिए गए हैं, ये सारे एमपी बोर्ड की जो क्वेश्चन बुकलेट हमारे पास पोर्टल पर डली गई है, वो क्वेश्चन बुकलेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैटर्न में ही सारे क्वेश्चंस है और सीबीएसई के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसलिए एमपी बोर्ड के साथ दूसरी बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुकलेट में दिए गए हैं। तो आज हम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध को कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का जो विरोध का जो गुण होता है, उस गुण को यानी जो कोई यदि मोशन हो रही है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो उसका विरोध का गुण करता है, वो उसका गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। तो गति अवस्था में उसकी गति का जो विरोध का गुण होता है, उस गुण को हम जड़त्व या इनर्शिया के नाम से जानते हैं। बल का ऐसा मात्रक, देखो बल को हम न्यूटन में नापते हैं, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। इस बात को नोट कर लेते हैं, बल न्यूटन, और अवस्था में परिवर्तन का गुण जड़त्व इनर्शिया। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही समय से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो जो हल्की वस्तु होगी उसका वेग अधिक होता है, ध्यान रखना। हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा, क्योंकि हल्की वस्तु तेज चलेगी, भारी वस्तु धीमे चलेगी, यदि दोनों के समय समान है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। देखो, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों जो है अलग अलग वस्तु पर कार्य करेंगे और इनकी जो दिशा होगी वो विपरीत होती है। अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं और इनकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। अब क्रिया किसको कहते हैं? मान लो कि मैंने इस बोर्ड को धक्का मारा, तो बोर्ड भी अपने पर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो हमारे द्वारा क्रिया बल और बोर्ड के द्वारा हमारे ऊपर जो लगाया जाएगा वो प्रतिक्रिया बल कहलाता है। यानी मैंने बोर्ड को उधर धक्काया, बोर्ड अपने को इधर धक्काएगा, फोर्स लगाएगा, तभी ये उधर जाएगा और ये अपने को इधर फोर्स लगाता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होती है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या होती है? अपोजिट होती है। एक द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा। तो संवेग का जो फार्मूला होता है, जिसको मोमेंटम कहते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, मास इनटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान गुणित वेग ये इसका संवेग का फार्मूला होता है। तो इस तरह से 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे इसमें। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? देखो, बस में हम बैठे हुए हैं और गतिशील है, बस जा रही है, और अचानक यदि बस रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। देखा होगा आपने बस में कि जब बस चल रही है तेज गति से और मान लो ब्रेक लगाता ड्राइवर एकदम से, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये होता है कि मान लो कि हम बस में बैठे हुए हैं, ये हमारे पाँव है, मान लो नीचे ये हमारे पाँव है, ये बस के साथ में ये भी गतिशील होते हैं। बस यदि गतिशील होती तो जड़त्व के कारण से हम भी क्या होते, बस के साथ दौड़ते रहते, उसके साथ हम भी गतिशील अवस्था में होते हैं। तो जैसे ही हम बस रुकेगी तो ये हमारा पाँव वाला जो हिस्सा होगा तो वो बस के साथ तो स्थिर हो जाएगा, ये स्थिर हो जाता है, तुरंत स्थिर हो जाता है। लेकिन हमारे जो बॉडी वाला ऊपर वाला जो सिरा, हमारे जो ऊपर बॉडी का जो भाग होता है, वो अभी भी गति अवस्था में रहता है। तो उसको गतिशील अवस्था में स्थिर आने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण से पाँव वाला हिस्सा तो तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बस स्थिर अवस्था में आ गई है, लेकिन ऊपर स्थिर अवस्था में आने में कुछ समय लगता है। तो ऊपर का जो भाग होता है वो आगे की ओर गतिशील हो जाता है, मतलब आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जड़त्व का नियम है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो हमेशा गतिशील ही रहने का प्रयास करती है। यानी हम बस के साथ हम दौड़ रहे थे, गति में थे, तो हम बस के साथ उसी गति से दौड़ना चाहते, उसी अवस्था में, उसी दिशा में हम क्या करना चाहते हैं? गति अवस्था में रहना चाहते हैं। तो जैसे हम बस रुकेगी तो नीचे वाला पोर्शन तो हमारा बस के साथ स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण से अभी हमारा आगे का जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, बॉडी का ऊपरी भाग होता है, वो भी बस गति अवस्था में आने में कुछ समय लेता है। इसलिए नीचे वाला तो स्थिर हो जाता है, लेकिन आगे ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है या हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं। तो उसका कारण यही लिखना, क्या लिखेंगे कि जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो जो हमारा जो पैर वाला जो भाग होता है वो तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपरी भाग को विराम अवस्था में कुछ आने में समय लगता है, जिसके कारण से
हम आगे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं, और जड़त्व के कारण से ऐसा होता है। गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम हमने पढ़ा था, यदि कोई वस्तु स्थिर है, मान लो कि टेबल पर ये किताब रखी है, तो ये हमेशा यही रखी रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा क्या होगी, वो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो वस्तु उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। यदि मान लो गतिशील है तो हमेशा उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील रहेगी, और यदि वस्तु विराम अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में तो हमेशा स्थिर ही रहेगी। इसको हम गति का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व का नियम समझ आ गया, गति का पहला नियम समझ आ गया होगा कि यदि वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में हमेशा गति करती रहती है। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कब तक करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। यदि मान लो वस्तु गति कर रही है और उसको अपने जब तक हम नहीं रोकेंगे, या जड़त्व का बल नहीं लगेगा या घर्षण का बल नहीं लगेगा, तब तक वो गति करती रहेगी। और यदि कोई बल नहीं लग रहा है तो हमेशा चलती रहेगी। रुकती क्यों है, क्योंकि घर्षण बल लगता है, दोनों सतह के बीच में रगड़ाती हो तो उस रगड़ के कारण से घर्षण बल लगता है, उसके कारण से वस्तु धीरे धीरे गति कम हो जाती है और रुक जाती है। और यदि घर्षण बल को हम नगण्य मान लेते, हटा देते, पूरा चिकना कर देते, तो क्या होगा, एक बार धक्का मार दो तो हमेशा क्या होगी, वो चलती ही रहती है, यानी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक, जब तक कि उसको आप रोकोगे नहीं, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाओगे तब तक। तो गति का पहला नियम समझ आ गया, यदि वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो हमेशा उसी वेग से उसी दिशा में हमेशा गति करती रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये गति का पहला नियम होता है। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अब संवेग संरक्षण क्या होता है कि इसका जो फार्मूला होता है F=dp/dt, ये इसका सूत्र होता है। तो संवेग संरक्षण का मतलब समझ में आया होगा कि संरक्षण का मतलब ये होता है कि हमेशा नियत होता है, उसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी वस्तु का या कोई यदि कोई सिस्टम है, दो या दो से अधिक वस्तु है, तो उसका टोटल संवेग, कुल संवेग हमेशा नियत होता है, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कब, जब उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब। यानी संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब उस वस्तु का या उस निकाय का, उस सिस्टम का कुल संवेग नियत होता है। इसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर हमने कोई बल नहीं लगाया तो हमेशा उसका संवेग नियत होगा, इसे ही हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम यानी दो वस्तुएं है, उसका कुल संवेग हमेशा नियत होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। यानी यदि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो उसका संवेग हमेशा नियत ही होगा, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी मतलब उसके संवेग में कोई किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता है। तो वस्तु के आपस टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों संवेगों का योग हमेशा नियत होता है। मान लो दो वस्तुएं टकरा रही तो उनके वेग द्रव्यमान बदल जा सकते हैं, लेकिन हमेशा उसका टोटल संवेग हमेशा नियत ही होता है। तो ये संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो यदि मान लो दो वस्तु है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उनका संवेग हमेशा नियत होगा, इसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है, अब मान लो कि बस गतिशील है और वो अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो ये प्रश्न अपने पास यहाँ पे भी आया हुआ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे वाला भाग तो स्थिर हो जाता पैर वाला और आगे वाला गतिशील अवस्था में रहता जड़त्व के कारण से। क्योंकि जड़त्व का गुण होता है कि यदि वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है, और स्थिर है तो हमेशा स्थिर ही रहने का प्रयास करती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगता तब तक। तो ये कारण वही लिखना कि नीचे वाला भाग जो पैर वाला वो तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपरी भाग को विराम अवस्था में आने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये वापस वही क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास में किसमें बल की आवश्यकता होगी, कितने बल की आवश्यकता होगी। अब यहाँ दे रखा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित की जाती है।
ये तोरण दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है। एम बराबर दे रखा है हमारे पास 2 kg और तोरण दे रखा है ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब अपने को बल निकालना, तो बल मतलब फोर्स, बल का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का फार्मूला याद रखना, सूत्र बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान मतलब ए, मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। तो F इक्वल टू एम है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अपने को याद रखना। तो पहली वाली कंडीशन क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम का मान कितना है 2, ए का मान 5, 5 गुणा 10। बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली वाली कंडीशन में बल कितना आएगा 10 न्यूटन। अब दूसरे वाली कंडीशन में देखो एम कितना दे रखा है, एम बराबर 4 kg और ए बराबर दे रखा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इससे F बराबर एम वाला फार्मूला लगाओ, F बराबर एम है। एम का मान कितना 4 गुणित ए का मान 2, 4 गुणित 8 न्यूटन। कौन सा बल अधिक होगा ये अपने को बताना है, किसमें कितने बल की आवश्यकता होगी। तो पहले वाले में 10 न्यूटन का बल लगा और दूसरे वाले में 8 न्यूटन। यानी पहले वाला जो बल होगा पहली वस्तु के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो अपने को ये बताना था किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो पहले वाले में 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा और दूसरे वाले में 8 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। मतलब पहली वाली वस्तु में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, जब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। मान लो किसी भारी वस्तु को अपने को धक्काना है, हम बल लगा रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि जब हम बल लगाते हैं तो जो सतह संपर्क में रहती है, नीचे जो टिकी हुई सतह होती है ना, तो उस सतह टिकी जो रहती है वो सतह और नीचे वाली जो सतह होती है, मान लो अलमारी को हम धक्का रहे हैं तो अलमारी की जो निचली वाली सतह और पृथ्वी की जो निचली सतह होती है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहती है, टिकी हुई रहती है। जब अपन धक्काएंगे इसको तो उसके बीच में घर्षण बल लगता है, उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। जब तक उसके घर्षण बल से अधिक बल नहीं लगाओगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोनों वस्तुओं के बीच में कौन सा बल लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है, घर्षण बल लगता है। तो मान लो कि हमने बाह्य बल लगाया, ये वस्तु मान ली जिस पर हमने बाह्य बल इधर लगाया, तो घर्षण बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगता है, इसलिए वस्तु आगे नहीं बढ़ती। हाँ, यदि इस बल का मान इस घर्षण बल से अधिक हो जाएगा तो फिसलने लग जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो कौन संतुलित करेगा, घर्षण बल। घर्षण बल और बाह्य बल दोनों यदि बराबर है तो वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी। और यदि घर्षण बल का मान कम हो गया और ये बाह्य बल ज्यादा बल लगा दे हमने तो वो वस्तु आगे फिसल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना। तो कौन सा बल संतुलित करता है, क्या लिखे हैं, घर्षण बल। घर्षण बल संतुलित करता है। ये कब होगा कि जब वस्तु जो है उसको हम धक्काते हैं तो जो बाह्य बल का मान होता है वो घर्षण बल से बराबर या उससे कम होता है, तब वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी, विरामावस्था में रहेगी। हाँ, यदि ये बाह्य बल जो हम लगा रहे उस बल का मान घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो वस्तु आगे बढ़ने लगती है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, कारण समझिए। आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल कैच होती है तो उसको पकड़ते समय अपन क्या करते हैं, हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका कारण हम गणितीय दृष्टि से देखेंगे कि F बराबर होता है dp बटे dt। dp बटे dt ये गति का दूसरा नियम भी होता है, ध्यान रखना कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, इसको हम गति का दूसरा नियम कहते हैं। अब ये टाइम और फोर्स, ये dt क्या है, समय है, F क्या, बल है। अब इस सूत्र को अच्छी तरह समझना कि यदि बल का समय का मान यदि ज्यादा होगा तो बल का मान क्या होगा, कम। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर है। जब इस तरह से ऊपर नीचे लिखे हो कोई से भी क्वेश्चंस में तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा मतलब यदि टाइम बढ़ेगा तो बल का मान कम हो जाएगा, टाइम कम होगा तो बल का मान अधिक हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो जब हम केज पकड़ते हैं, यदि हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तो समय का मान बढ़ जाता है और समय बढ़ने से बल का मान क्या होता है, फोर्स कम हो जाएगा। बल हमारे हाथ पर कम लगेगा जब अपन हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तब। तो जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं कि हाथ पे चोट क्यों लगती है, या मान लो हम पक्के फर्श पर कूदते हैं और एक कच्चे फर्श पे कूदते हैं तो पक्के फर्श पे ज्यादा चोट लगती है, कच्चे फर्श पे कम चोट लगती है। या मान लो चीनी मिट्टी का अपने पास कोई कप है, उसको हम पक्के फर्श पे गिराते हैं,
और एक कच्चे फर्श पे गिराते हैं, मिट्टी में गिराते हैं, तो जो पक्की फर्श उस पर टूट जाता है या मिट्टी में नहीं टूटता है, क्या कारण है? तो इसके सबके कारण वही है, क्या कि यदि टाइम बढ़ जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। यानी टाइम अपने को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ा देंगे तो बल अपने हाथ के ऊपर फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगी। तो पकड़ते समय हाथ को हम पीछे खींचने से समय का मान बढ़ जाता है, और समय का मान बढ़ने से बल का मान, बल मतलब फोर्स, हमारे हाथ पे जो फोर्स लगेगा बल, उसका मान कम हो जाता है। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी क्या करते हैं, गेंद को पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। तो ये फार्मूला बेस्ड अपने को याद रखना है, इसमें बस ये चीजें ध्यान रखना है। क्या लिखना है कि जब क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं जिससे समय का मान बढ़ जाता है, और समय का मान बढ़ने से इस सूत्र से बल का मान कम हो जाता है, जिससे उसके हाथ पर चोट कम लगती है। न्यूटन का गति संबंधित द्वितीय नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि F बराबर m है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में पूछा जाता है कि F इक्वल टू m अपने को प्रूव करना है। तो सेकंड नियम होता क्या, पहले वो समझ लो। F समानुपाती dp बटे dt, ये सेकंड नियम होता है। F समानुपाती dp बटे dt। F क्या है, बल, बल। P क्या है, संवेग, संवेग। तो d बटे dt, इसको कहते हैं परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, इसको हम परिवर्तन की दर कहते हैं। तो नियम क्या हो जाएगा, समझ लेना, ये सूत्र याद रखना, फार्मूला सेकंड नियम का, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये द्वितीय नियम, ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती। फार्मूला याद रखना, सूत्र याद रखना, किसी वस्तु पर लगने वाला बल फोर्स, संवेग मोमेंटम, परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये हमारे पास में गति का दूसरा नियम कहलाता है, इसलिए इसको फार्मूले को याद रखना और इसके आधार पर इसका डेरिवेशन देखेंगे। अब इसमें जो है संवेग में परिवर्तन निकालना अपने को, तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो संवेग का फार्मूला मालूम होना चाहिए। संवेग मतलब मोमेंटम, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग mv, ये संवेग का सूत्र होता है। जब भी संवेग आ जाए p, मोमेंटम p इक्वल टू mv। अब परिवर्तन निकालना है, तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान तो कोई चेंज होगा नहीं किसी वस्तु का, क्योंकि फिक्स रहता है। चेंज क्या हो सकता है, वेग। तो हम क्या करेंगे कि एक वस्तु ले लेंगे जिसका द्रव्यमान m मान लेंगे, एक वस्तु ले लेंगे जिसका द्रव्यमान हमने m मान लिया है, और उसका इनिशियली प्रारंभिक वेग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, और वो गतिशील है, u वेग से गतिशील। मान लो कोई वस्तु हमारे पास ऑब्जेक्ट की बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और m मास की वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब उस पर अपने फोर्स लगा दिया, उसको धक्का मार दिया, तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ जाएगा, उसका वेग बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा वेग, उसको हमने v मान लिया, ठीक है। तो अब चेंज इन मोमेंटम निकालना, संवेग में परिवर्तन निकालना, तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे कि बाद वाला में से पहले वाले को घटा देंगे। तो बाद वाला संवेग कितना होगा, पहले वाला संवेग कितना होगा निकालो, पहला द्रव्यमान कितना है m, वेग कितना है u, तो इसको अपन प्रारंभिक संवेग mt1 इक्वल टू mu दे देते हैं, द्रव्यमान m और वेग कितना माना अपने u, mu हो गया। अब बाद वाला समय कितना हो जाएगा, p2 दे दो उसको, p2 ये बाद का समय, अंतिम समय कह सकते इसको। द्रव्यमान कितना है m और वेग कितना हो गया v, mv हो गया। तो इस तरह से p1 और p2 निकाले। अब इसमें परिवर्तन निकालो, परिवर्तन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, परिवर्तन का मतलब अंतर, डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो p2 माइनस p1 इक्वल टू mv माइनस mu, इन दोनों से कॉमन ले लो v माइनस mu, ठीक है।
ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन आ गया। संवेग में परिवर्तन आ गया। अब संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से डिवाइड करना, टाइम से डिवाइड करना, उसको कहा जाता है दर। तो जब भी समय से डिवाइड करोगे ये दर कहलाती है, दर। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, एम वी माइनस यू, एम वी माइनस यू, और टाइम से डिवाइड कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, दर। तो ये हमारे पास में इसमें समय लगा दो भाग, इधर भी और उधर भी, ये टाइम से डिवाइड कर दो, तो संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगी एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, v माइनस यू, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन, अपॉन में t समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। ये त्वरण का फार्मूला होता है कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसको त्वरण के नाम से हम, एक्सेलरेशन के नाम से हम जानते हैं। तो a जब भी v माइनस यू अपॉन टी आए क्या लिखेंगे, a लिख देना, त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है ये पूरा a हो जाएगा, a में, तो a बराबर ये समय में परिवर्तन की दर बराबर a में हो जाएगा। तो ये समय में परिवर्तन की दर a में के बराबर हो जाएगा। तो ये तो a में, और ये क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है a। तो समय में परिवर्तन की दर बराबर a में। अब नियम देखो, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस संवेग में परिवर्तन की दर F समानुपाती dp बटे dt, ये संवेग में परिवर्तन की दर हमने निकाली, कितनी है, ma है, तो F इक्वल टू ma, या F बराबर, जब भी समानुपाती होता है तो कांस्टेंट लगता है ma, के ma, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और इसका मान 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो F इक्वल टू आ जाएगा k इक्वल टू, यदि 1 है F इक्वल टू m। तो इस तरह से ये हमारे पास गति का दूसरे नियम से F इक्वल टू m प्रूफ हो जाएगा, जो कि अपने को सिद्ध करना था। नेक्स्ट हमारे पास में 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। कितना द्रव्यमान दे रखा, मास कितना दे रखा, 5 kg, और समय कितना दे रखा, 2 सेकंड, 2 सेकंड, और फोर्स कार्य करता है। तो वेग कितना हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक वेग है, और ये अंतिम वेग है, v बराबर दे रखा है कितना, 7 मीटर पर सेकंड। तो अपने को क्या निकालना, नियत बल कार्य करता है, बल की मात्रा, बल निकालना, फोर्स निकालना। तो फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, F इक्वल टू m है, अभी हमने निकाला था, लेकिन a नहीं दे रखा है, तो a का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये a का फार्मूला होता है। अब v का मान, m का मान दिया है, m का मान कितना दिया है, m का मान हमारे पास 5 kg दिया, इसलिए 5, तो v का मान 7 दे रखा, माइनस u का मान 3 दे रखा, अपॉन टाइम कितना दे रखा, 2 सेकंड दे रखा, 2 सेकंड दे रखा। इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 2 2 4 और 5 10। तो इस तरह से ये बल का मान 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए, इक्वल टू m है, और a का फार्मूला भी पीछे हमने लिखा था, v माइनस यू अपॉन टी, ये a का फार्मूला होता है। v और u दिया, t दिया और m दिया, डायरेक्ट फोर्स का मान निकालो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल को पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। अब इसमें संवेग संरक्षण, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो संवेग संरक्षण पर आधारित होते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि संवेग पहले और संवेग बाद में दोनों का मान हमेशा बराबर ही होता है। संवेग संरक्षण का नियम हमने पढ़ रखा है कि संवेग हमेशा नियत होता, बराबर होता, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो गोली के छूटने के बाद का संवेग बराबर गोली के छूटने के पहले का संवेग, ये दोनों के संवेग अपने को निकालना है। भाई बंदूक के अंदर गोली थी, उन दोनों का संवेग निकालना, मोमेंटम निकालना, और जब उसको हम छोड़ देते हैं तब उसका संवेग कितना होगा, दो चीजें अपने को निकालना। तो एक चीज तो अपने को नोट कर लेना कि गोली के छूटने के बाद का संवेग और गोली के छूटने के पहले का संवेग, दोनों चीजें अपने को निकालना। अब मान लो कि बंदूक है, ये बंदूक, इसमें एक गोली, ठीक है। अब
इसका यदि संवेग निकाले पहले का, अभी इसको हमने छोड़ा नहीं, उसके अंदर ही गोली है, तो पहले का संवेग, छूटने के पहले का संवेग कितना आ जाएगा? संवेग का फार्मूला मालूम होना चाहिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका मास कितना है? m है मान लो, है जो भी दिया गया, ये मास दिया हुआ, दोनों के मास दे रखे, द्रव्यमान दे रखे। वेग कितना है? अभी उसको हमने छोड़ा नहीं है, तो वेग 0 होगा। गोली के छूटने के पहले का वेग कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपने उसको छोड़ा नहीं। तो जब द्रव्यमान वेग 0 है तो संवेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? ये छूटने के पहले। क्यों 0 होगा? क्योंकि उसका वेग ही नहीं है। तो गोली के छूटने के पहले संवेग, टोटल मोमेंटम 0 होगा, 0 होगा। क्यों? समझ में आ गया होगा? क्योंकि वेग नहीं है उसका, उस समय वेग 0 है। इसलिए यदि वेग 0 है तो संवेग भी 0 होगा। कब? ये छूटने के, गोली के छूटने के पहले, गोली के छूटने के पहले संवेग कितना होगा? 0 होगा। गोली के छूटने के पहले संवेग 0 होगा। अब बाद में निकालो। अब बाद में जो गति करेगी, स्वाभाविक है कि जब छोड़ेंगे तो वो गति करेगी, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, वेग होगा। तो हम निकालेंगे गोली के छूटने के बाद। अब यहाँ पे गोली के छूटने के बाद क्या होगा? गोली आगे बढ़ेगी, उसका भी वेग होगा, और बंदूक का झटका पीछे की ओर लगेगा, बंदूक का भी वेग होगा, पीछे की ओर जाएगी बंदूक। तो दोनों के वेग अपने को निकालना पड़ेगा और उसमें मान रखना पड़ेगा। तो पहले अपन गोली का बात करते, तो गोली का वेग दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड, यह दे रखा है गोली का वेग, ये 150 मीटर पर सेकंड। तो गोली का संवेग निकाल सकते हैं। संवेग का फार्मूला पता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान दे रखा हमारे पास में 20 ग्राम गोली का। अब ये ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में बदल लेना। क्यों? क्योंकि ऐसा मात्रा किलोग्राम आता है। जब भी ग्राम में दिया हो तो उसको 1000 से भाग लगा देना, कि किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0.02 किलोग्राम, ये इसका मान आ जाएगा द्रव्यमान का। ये गोली का द्रव्यमान होगा। ठीक है, गोली का द्रव्यमान 0.02 किलोग्राम हो गया। गोली का संवेग निकालना, तो द्रव्यमान गुणित वेग, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। वेग कितना है? 150। द्रव्यमान कितना है? 0.02 किलोग्राम। इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये गोली का हमारे पास संवेग निकला। अब हम पिस्टल का या पिस्तौल का भी संवेग हम निकालेंगे, बंदूक का भी संवेग निकालेंगे। तो पिस्टल दे रखे, तो पिस्टल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम। पिस्टल का द्रव्यमान 2 किलोग्राम। पिस्टल का वेग कितना दे रखा है? पिस्टल का वेग अपने को दिया है, तो पिस्टल के वेग को v मान लेंगे। तो पिस्टल का द्रव्यमान m दे रखा है 2 किलोग्राम, और पिस्टल का संवेग कितना निकलेगा? तो पिस्टल का संवेग का सूत्र क्या आ जाएगा? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम। वेग कितना माना? v माना, तो 2v इसका पिस्टल का संवेग हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, गोली और पिस्टल दोनों का संवेग अपने को निकालना पड़ेगा जब वो छूटेगी तब। तो गोली का संवेग कितना निकाला था? गोली का संवेग 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और पिस्टल का संवेग कितना निकाला? 2v। ठीक है, किसका संवेग जोड़ना है? गोली और पिस्टल दोनों का संवेग हमेशा नियत होगा, सिंगल नियत नहीं होगा, दोनों का योग नियत होता है, ये चीज याद रखना। तो गोली का संवेग 3 निकाला था और पिस्टल का संवेग 2v निकाला, दोनों को टोटल जोड़ दो, तो ये गोली के छूटने के बाद का संवेग हो जाएगा। तो गोली के छूटने के बाद का संवेग कितना आ जाएगा? 3 + 2v। ये 3 किसका है? गोली का है, ये गोली का है, और 2v किसका है? पिस्टल का। 2v पिस्टल का, दोनों को जोड़ दो तो टोटल संवेग निकल आएगा। अब टोटल निकल गया तो हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम होता है कि छूटने के पहले और छूटने के बाद दोनों बराबर होते हैं। तो छूटने के बाद कितना था ये हमने निकाला, छूटने के पहले कितना था? 0 था। इसको मान रख दो, 3 को उधर ले जाओ, 2v = -3, v = -1/5। 2 से डिवाइड कर देंगे 3 को, तो 1.5 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन माइनस में आएगा। माइनस का मतलब ये होता है कि पिस्टल का वेग गोली की विपरीत दिशा में होता है। पिस्टल पीछे की ओर धक्का मारती है और गोली आगे की ओर जाती है, तो दोनों के वेग विपरीत होते, माइनस होते हैं, इसलिए विपरीत दिशा में होते, इसलिए माइनस चिन्ह का उपयोग होता है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे।
एक कार 30 मीटर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर रुकने पर देखो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, u 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और चल रही है, ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, मतलब अंतिम वेग कितना हो गया, 0, अंतिम वेग 0 हो गया। 4 सेकंड का समय लेते, टाइम दे रखा 4 सेकंड, समय 4 सेकंड। कार को ब्रेक लगाने पर बल की गणना कीजिए, फोर्स निकालना है, फोर्स अपने को निकालना है। और क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, एन का मान दे रखा है 1000 किलोग्राम सभी का टोटल है, यात्री सहित कार का द्रव्यमान। तो एफ निकालना बल का, तो बल का फार्मूला हमने पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। एम ए का मान अपने पता है v माइनस यू अपॉन टी होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें मान रख दो, एम का मान कितना रखेंगे 1000, एम की जगह 1000 रख देंगे, मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख रखा, ये एम की जगह 1000 रख दिया, एम की जगह 1000। v अंतिम वेग कितना है, 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि रुक जाती है, अंतिम वेग 0 है, तो v की जगह 0 रख दो। u का मान दे रखा 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर रख दिया। और टाइम दे रखा 4 सेकंड, तो इसकी जगह 4 सेकंड रख दो। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 1000 गुणित -30, माइनस आगे लगा दो, अपान में 4, इसको कैंसिल कर दो 2 से, है ना। कैंसिल करने के बाद इसको हल कर लो, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, -7500 न्यूटन का बल लगाएगा। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि बल की जो गति की दिशा होती है वो विपरीत दिशा में लगता है। जब भी माइनस आए तो विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस फार्मूले याद होना चाहिए, फार्मूले यदि याद होगा तो ये न्यूमेरिकल भी हम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।